हाँ जी, अगली रेशियो जो हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो में हम 3 रेशियो पढ़ चुके हैं, ज़रा सुन लेना, फिर से बता रहा हूँ। डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और लास्ट अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा ये देख लेते हैं पहले। इसका फॉर्मूला होता है PBIT अपॉन इंटरेस्ट। और ये जो रेशियो है ना, ये इस टू में नहीं निकलती, ये वाली रेशियो हमेशा जो है टाइम्स में निकलेगी। मतलब क्या है, जैसे अभी तक हमने करा था तो 2/1 आता था, तो अभी भी हम 2/1 कहेंगे, लेकिन 2:1 नहीं लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स। अगर आंसर आया 3.5 तो 3.5:1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3.5 टाइम्स। क्लियर है? इस तरीके से लिखेंगे हम। बात समझ आ गई क्या कहा है मैंने? ठीक है, ये वाली रेशियो अभी तक जितनी रेशियो पढ़ चुके हैं वो सारी तो इसमें निकलेंगी रेशियो में, लेकिन अब जो रेशियो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या जो आगे आएंगे वो तो मैं बताता रहूंगा, पर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा टाइम्स में निकलेगी। ठीक है जी। फॉर्मूला मैंने बता दिया, पीबीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट है, तो वो आपको जो इंटरेस्ट दिया होगा वो लॉन्ग टर्म डेट का ही दिया होगा, तो उसमें ऐसे कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पर आता हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के क्वेश्चंस निकाल लो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 65 करने जा रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 60 करने जा रहे हैं हम 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख रुपए के, 8% प्रेफरेंस शेयर्स 70,000 रुपए के, 10% डिवेंचर्स 50,000, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 50,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 75,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी वो 75,000 दे रखा है, कितना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000, टैक्स दिया हुआ है 9,000, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक था वो था 5,000। तो ये आपको डिटेल दे दिया है, हमें क्या बोल रहे हैं उस क्वेश्चन में निकालने को, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि क्या होती है PBIT अपॉन इंटरेस्ट। तो यहाँ जगह छोड़ देते हैं, यहाँ निकालेंगे। अब पहले PBIT निकालूं कि इंटरेस्ट निकालूं, क्या बताने वाले हैं आप लोग? PBIT निकालते हैं। चलो, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कितना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? आप जरा अपना वो याद करो, जो आप प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया था, तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबसे नीचे आता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस करके आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मुझे उल्टा जाना है, तो टैक्स को क्या करूं, टैक्स को क्या कर दूंगा, प्लस। कितना है टैक्स? 9,000, 84,000 आ गया। ये क्या आ गया मेरा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। पर मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट भी क्या कर दूंगा अब मैं, प्लस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं उल्टा चलाऊंगा तो मेरे पास क्या आया होगा, सेल्स में से मैंने क्या करा होगा, सारे खर्चे माइनस करे होंगे, इंटरेस्ट भी क्या करा होगा, माइनस करा होगा, तब मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचाऊंगा। फिर मैंने टैक्स माइनस करा होगा, फिर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचाऊंगा। तो अब मैं उल्टा चल रहा हूं, तो उल्टा चलूंगा तो इंटरेस्ट भी क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो इंटरेस्ट कितना है जरा मुझे बता दो, जो मैं यहाँ पर प्लस करूं, जरा बता दो। इंटरेस्ट मतलब मुझे बताओ यहाँ पर कितनी फिगर लिखूं मैं? 5,000 लिख दूं यहाँ?
यहाँ आएगा 10,000 रुपए। ऐसा क्यों हुआ? मतलब यहाँ 5,000 प्लस 5,000 है, जो कि 10,000 होएगा और ये कितना हो जाएगा 94,000। अब कोई बताएगा मैंने 10,000 क्यों लिखा है, 5,000 प्लस 5,000 क्यों लिखा है, कोई बताएगा? हाँ जी, आप डिबेंचर चैप्टर पढ़ चुके हो क्या? तो उसमें 10% डिबेंचर लिखा होता है, तो वो क्या होता है, वो इंटरेस्ट नहीं होता जो 10% हर साल देना होता है, तो उसको भी तो लेंगे। तो 50,000 का 10% कितना आ गया? 5,000। और 5,000 एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, तो 10,000 आ गया। अब निकालते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आएगा, ये निकाला तो है 10,000, इंटरेस्ट कितना आ गया 10,000, इंटरेस्ट कितना आ गया 10,000 रुपए। अब पीवीआईटी कितना निकाला है 94,000 और इंटरेस्ट 10,000, कितना आ जाएगा 9.4, 9.4 भाई। हाँ, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसी में? हेलो। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो आप लोग करके बताओ तो मानूंगा। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन करना है आप लोगों ने, यही निकालना है आपने, क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल के बताना है मुझे। सिर्फ 3 चीजें दी हुई हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1,20,000 रुपए, 12% डिबेंचर दिया हुआ है, 12% डिबेंचर दिया हुआ है 20 लाख रुपए, और टैक्स का रेट दिया हुआ है 40%। आपसे कह रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल दो, आपको 5 मिनट का समय मिलता है, इसको सॉल्व करके बताएं। इंटरेस्ट निकाला आप लोगों ने इसमें पहले, इंटरेस्ट कितना आया? बा है इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट 2,40,000 कैसे आया, 20 लाख का 12% इंटरेस्ट। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, PBIT अपॉन इंटरेस्ट, तो हमें उसमें इंटरेस्ट तो मिल गया पहले तो, अब PBIT निकालना है। अब जरा समझते हैं। अब जरा मुझे बताना क्या मैं सही लिख रहा हूँ, एक चीज लिख रहा हूँ, PBIT इज इक्वल टू माइनस इंटरेस्ट, फिर PBIT में इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता है PBT, और PBT में मैं टैक्स माइनस कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा PAT, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सही लिखी है मैंने स्टेटमेंट जो ये लिखी है, या कुछ गलती है इसमें? सही लिखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा, उसमें टैक्स माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 40%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1,20,000, इंटरेस्ट हमने निकाला है 2,40,000। ठीक है, इतनी सिचुएशन तो हमारे आगे क्लियर है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, ये जो टैक्स 40% है ना, ये 40% किसका होता है, पीबीटी का 40% या पीएटी का 40%, किसका होता है टैक्स 40%? पीबीटी का। अब पीबीटी हमें पता नहीं, यही फंसे आप लोग, ये अपना आयुष यही फंसा था, है ना? ज्यादातर स्टूडेंट यही फंसते हैं, वो कहते हैं सर अगर हमें 40% इसका करना होता तो हम फटक से निकाल लेते, 12 चौक 48,000 आया था, हम आंसर निकाल लेते। अब सर आप कह रहे हो, हाँ, अब आप कह रहे हो कि सर 40% जो आएगा ना टैक्स वो पीबीटी का आएगा, तो पीबीटी तो हमें पता नहीं। तो अब जरा समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, पर मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको एक बार में समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 100 मान लें,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 100 मान लें, तो टैक्स कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है अब? 40। तो पीएटी कितना हो जाएगा फिर? 60। तो अगर अब मैं 60 किसके इक्वल है, 60 किसके इक्वल है, 1,20,000 के। तो क्या आप 100 या 40 नहीं निकाल सकते? अगर 1,20,000 60 के इक्वल है, तो अब बताओ मैं पीबीटी निकाल के बताऊं या टैक्स निकाल के बताऊं, क्या निकाल के बताऊं बोलो? पहले क्या निकालूं, पीबीटी या टैक्स निकालूं पहले? तो ये लो, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको पीबीटी निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो। ये कह रहे हैं टैक्स आ गया 80,000, हमने इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 80,000। तो पीबीटी कितना हो जाएगा? 2 लाख, क्योंकि 2 लाख में से 80,000 माइनस करूंगा तभी तो 1,20,000 आएगा। अब ये 2 लाख है, ये 2,40 है, तो ये कितना होएगा? तो अब आपको मिल गया पीबीआईटी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू पीबीआईटी 4,40,000 और इंटरेस्ट 2,40,000। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1.83। 68 क्या हो गया इसको? 1.83 टाइम्स आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1.83 टाइम्स। समझ आया है कि कहीं अटके हो, बताओ अभी भी मेरे समझाने के बाद भी। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है, हमारे पास पीबीटी था नहीं, ये था नहीं, टैक्स का भी हमें पता नहीं था, हमें उसके नीचे वाली आइटम पता थी ना, हमें ये पता था ना ये पता था, बट हमें ये पता था कि जो टैक्स है ना वो इसका 40% है। जरा अब हमने सॉल्व करा, देख लो, क्या 2 लाख का 40% 80,000 ही होता है? हाँ, 2 लाख का 40% 80,000 ही होता है, पर पहले ये फिगर्स नहीं थी हमारे पास। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, पहले मैंने वाले 100 वाले तरीके से समझा दिया, अब इसको भूल जाओ। अब दूसरा तरीका समझते हैं, अगर पहले वाला समझ नहीं आया तो दूसरे पे आ जाओ, कोई बात नहीं। अभी मानो ये दोनों फिगर्स हमारे पास है नहीं, ऐसे तो था हमारे पास, ये 1,20,000 तो था, पर ये दोनों फिगर नहीं थी। बस ये पता था कि ये जो टैक्स है वो पीबीटी का 40% है, तो कोई बात नहीं, पीबीटी को एक्स मान लो। अगर पीबीटी एक्स है तो टैक्स कितना हो गया? 0.4x हो गया कि नहीं हो गया? 40% ऑफ एक्स कितना होता है? 0.4x होता है या नहीं होता? 40% ऑफ एक्स, ये इससे ये कटा, 4/10 को क्या लिख सकता हूँ, 0.4 नहीं लिखूंगा, तो 0.4 क्या हो गया, एक्स हो गया। अब ये दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, पीएटी, मतलब पीबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू पीएटी, यही होता है ना, पीबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू पीएटी। तो पीबीटी कितना माना था मैंने, एक्स, टैक्स कितना था 0.4x इज इक्वल टू पीएटी कितना है, 1,20,000। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपए आ जाएगी, सॉल्व करके देख लो। एक्स में से 0.4x जाएगा, कितना आएगा, 0.6x आएगा। तो एक्स को यहीं रखो, 0.6 नीचे ले जाओ, तो 0.6 को 1,20,000 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख। तो ये 2 लाख आ जाएगा आपका, तो उसका 40% कर लोगे, 80,000 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल लो। ये दो तरीके बहुत है, तीसरा तरीका ही बताऊं निकालने का? हाँ जी, अगली कैटेगरी जो हमारी रेशियो की है ना, वो है टर्नओवर रेशियो, या फिर इसको एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं, एक्टिविटी रेशियो भी कहती हैं। इसके अंदर हमारी 4 रेशियो आएंगी जो अब हमें पढ़नी है। अभी तक हम 6 रेशियो पढ़ चुके हैं। 2 लिक्विडिटी रेशियो पढ़ चुके हैं जिसमें हमने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पढ़ी थी। फिर हमने सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ी जिसमें हमने 4 रेशियो पढ़ी थी। डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को छोड़ के जो पहली पहली जो 5 पढ़ी थी ना हमने रेशियो, वो रेशियो में निकलती थी, मतलब 2:1, 5:1, 3.5:1, 10.2:1, इस तरीके से निकलती थी। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो हमने पढ़ी अभी पिछली, वो टाइम्स में निकलती है। और ये जो अब हम 4 रेशियो करने वाले हैं ना,
ये भी टाइम्स में निकलेंगी। अगर आप इन रेशियो को 2:1 लिखा है एग्जाम में, तो आपके नंबर कटेंगे। सोचो आपने पूरी मेहनत कर ली, सब कुछ निकाल लिया और फिर आप लिखा है 2:1, तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि आपको 2 टाइम्स लिखना था, ना कि 2:1 लिखना था। ठीक है? तो अब इन टर्नओवर रेशियो में जो सबसे पहली रेशियो हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले ये याद रखना, अपॉन में तो क्या आएगा? एवरेज इन्वेंट्री आएगा। अपॉन में क्या आएगा? एवरेज इन्वेंट्री आएगा। और ऊपर क्या आएगा? COGS। याद है COGS की फुल फॉर्म? कोई बताना चाहेगा COGS की फुल फॉर्म? आवाज नहीं आ रही, हमने 11th में पढ़ी है ये। जरा आप थोड़ा सा बता दो मुझे इसकी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिल्कुल सही बोला है। यही हमने 11th में पढ़ी थी। इसके दो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, क्या वो याद है आप लोगों को? दो फॉर्मूले लिखवाए थे इसके। इसको COGS भी कह सकते हैं, और अब आप इसको ये भी कह सकते हो, कोरो। कोरो क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या हो गया कि जो हमने गुड्स बेच दिए उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ी। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी तो वही हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेट सेल्स को ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? पता है आप लोगों को कि नहीं पता? सेल्स को क्या कहते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। जब मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया था, तब मैंने आपको एक बात बताई थी। आपको याद है कि नहीं है याद? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? नेट सेल्स ही तो कहते हैं ना उसको। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो हमने सामान बेच दिया उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ी, या फिर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि जो हमने सेल कर दी उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ी। बात एक ही है ना। अब मैं इसके फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूँ, जो कि मैंने 11th क्लास में भी आप लोगों को बताए थे। जरा फिर से सुन लो। COGS के दो फॉर्मूले। COGS के दो फॉर्मूले जो याद करने का तरीका है, आपको अपने माइंड में 11th क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट याद करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी आइटम्स होती थी वो याद करनी है। अब जरा देखना मैं जो लिखने वाला हूँ सही लिख रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेट परचेजेस में सब आ गई, क्रेडिट डेबिट सब आ गई, क्रेडिट और कैश वाली मतलब दोनों, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये चीजें होती थी ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में होता था, परचेजेस डेबिट साइड में होती थी, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड में होते थे, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में होता था, इसलिए माइनस में लिख दिया। एक और फॉर्मूला भी होता है, अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी आइटम है जो मैंने नहीं लिखी इधर ऊपर। दो आइटम ऐसी हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती थी और मैंने नहीं लिखी। यार वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गए ना। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट, और एक और चीज, प्रोविजन कब से आने लग गया था ट्रेडिंग में? फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 आइटम ही आती थी बस। ट्रेडिंग अकाउंट में ये 6 आइटम ही आती थी, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। तो इसलिए इसको अगर नहीं याद तो फिर से याद कर लो, बल्कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट भी याद करा देता हूँ। याद करो, यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, तो वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे। यहाँ लिखते थे बाय सेल्स, यहाँ लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये वाली साइड बड़ी आती थी, इधर का टोटल इसमें से माइनस करके यहाँ आता था टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब याद आया? तो मैंने क्या फॉर्मूला बनाया है? दिस प्लस दिस माइनस दिस, या फिर दिस माइनस दिस।
इन दोनों को आपस माइनस कर दो या इन सबको प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, आपका सीओजीएस निकल आएगा। तो सीओजीएस को कोरो भी कहते हैं, कोरो मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसलिए मैं यहाँ पर इसको सेल्स को ऐसे भी लिख रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, आरएफओ। आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला याद। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री भी तो बता दूं, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है। एवरेज इन्वेंट्री बड़ा आसान है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज किसी का करते हैं तो क्या करते हैं, जितनी वो आइटम है ऊपर उतना उसको उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी हो गई एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर है। अब ये बस इतना याद रखना, जहां जहां पे मैंने स्टॉक वर्ड यूज करा है ना, अब आप लोगों को ये स्टॉक वर्ड अच्छा नहीं लगता, क्या यूज करना चाहिए हमें, इन्वेंट्री। क्या वर्ड यूज करेंगे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ क्या लिख दूं, इन्वेंट्री। यहाँ क्या लिख दूं, इन्वेंट्री। ठीक है जी, इसको याद रखना। और ये सीओजीएस का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ऊपर सारा कटिंग फटिंग हो गई है, देख लो क्या लिख रहा हूँ मैं। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हो गया हमारा सीओजीएस का फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देखोगे ना, तो आपको उसमें दूसरे नंबर का या पता नहीं तीसरे नंबर का एक्सपेंस दे रखा है, जिसका नाम लिखा हुआ है चेंज इन इन्वेंट्री। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ क्या लिखा हुआ है, वो चेंज इन इन्वेंट्री। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मैंने बनवाया था, उसमें एक खर्चे का नाम लिखा है चेंज इन इन्वेंट्री। ये रहा, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन, ये सब छोड़ो, बस ये देखो चेंज इन इन्वेंट्री लिखा हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री लिखा हुआ है। तो चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब पता है क्या होता है, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग। भाई ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा ना, चेंज इन इन्वेंट्री हो रहा है, मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग में कितना चेंज आ गया, तो चेंज इन इन्वेंट्री क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखी, लेकिन लिख दिया चेंज इन इन्वेंट्री, तो आप इसका जो अमाउंट होएगा सीधा कहां पुट कर दोगे, इन दोनों के बदले क्या लिख दोगे। जैसे मान के चलो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 20,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 5,000, तो 20,000 माइनस 5,000 15,000 हो गया। बट क्या पता आपको 20,000 और 5,000 ना दे रखा हो, सीधा लिखा हो चेंज इन इन्वेंट्री 15,000। तो चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है। तो इन दोनों को जोड़ के उसने सीधा बताया हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, सीधा 15,000। इसलिए मैंने ये चीज दोबारा यहाँ लिख दी, ताकि आप लोगों को ये सिखा सकूं कि भाई मैंने क्लोजिंग पहले पहले मैंने किस तरीके से लिखवाया, कि आपको जो 11th में ट्रेडिंग अकाउंट याद था, लेकिन मैंने अब इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहाँ से उठा के इस तरफ ले आया। क्यों, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्या पता ऐसा हो सकता है उसमें कि आपको ये दोनों अलग ना देके सीधा लिख दे चेंज इन इन्वेंट्री, और वो अमाउंट आपको डायरेक्ट ही दे दे, क्या पता ओपनिंग और क्लोजिंग अलग से ना दे। क्लियर है ये बात। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68 करने जा रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 62 करने जा रहे हैं हम 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। कह रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं इसको सीओजीएस ही लिख रहा हूँ। वो आपको दे रखा है 5 लाख रुपए, और आपको आगे कह रहा है परचेजेस, परचेजेस दी हुई हैं 5,50,000 रुपए। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, और ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री वो दी हुई है आपको कितनी, 1 लाख रुपए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंटरेस्ट, ओ सॉरी इंटरेस्ट कह रहा हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल दो हमारे लिए। अब सीओजीएस तो डायरेक्ट रखा, पहले मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख दूं, सीओजीएस अपॉन एवरेज
इन्वेंट्री, अब सीओजीएस तो हमें दिया हुआ है 5 लाख रुपए। अब एवरेज इन्वेंट्री मुझे निकालनी है, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? एवरेज इन्वेंट्री पता है आपको कैसे निकलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन प्लस एवरेज में हमेशा प्लस में होता है ना, अपॉन 2। अब एवरेज ओपनिंग इन्वेंट्री तो मुझे पता है 1 लाख रुपए, क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे पता ही नहीं, तो कैसे करूं ये क्वेश्चन? क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग निकल जाएगा, उससे एवरेज निकल जाएगा, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, मैं अपना आंसर निकाल लूंगा। जरा देखते हैं कैसे निकलेगा। जरा देखो, एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सीओजीएस, हाँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। हाँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी। तो सीओजीएस दिया हुआ है 5 लाख रुपए, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख रुपए, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें निकालनी है, नेट परचेजेस या परचेजेस दे रखा है 5,50,000 रुपए, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं लिखे हुए तो हम जीरो मानेंगे। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 1,50,000 रुपए आ रहा है, 1,50,000 रुपए आ रहा है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है जी, कितना आ जाएगा ये? 1,25,000 रुपए। तो 5 लाख अपॉन 1,25,000 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 4 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ गया हमारा आंसर? 4 टाइम्स। क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें तो बताओ। 63 क्वेश्चन नंबर 69 कर रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 63 कर रहे हैं हम 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। जरा सुनो क्या है इसमें खास बात। कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है कितनी? 50,000 रुपए। फिर आपको परचेजेस दी हुई है 3,90,000 रुपीज, और आरएफओ दिया हुआ है 6 लाख रुपए, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी हुई है, ध्यान से देखना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी हुई है 30%। अब एक बार देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होता 30% या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिखा है 30%, दोनों का मतलब डिफरेंट है, दोनों का मतलब डिफरेंट है। यहाँ पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होता तो उसका क्या मतलब होता, पहले समझ लो फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर लिखा होता ग्रॉस प्रॉफिट इज 30%, इसका मतलब होता है, इस वाली लाइन का इसका मतलब होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन कॉस्ट। ये मतलब होता है अगर लिखा होता ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% या ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 30%, तो उसका मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन कॉस्ट की बात कर रहा है। और लिखाओ जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिखाओ 30%, तो इसका मतलब क्या होता है जरा देख लो। इसका मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन सेल्स की बात कर रहा है। ध्यान से देख लो, इसकी फोटो खींच लो, इसको देख लो, इसको ध्यान से। क्वेश्चन गलत कराते हैं स्टूडेंट, पता ही नहीं होता कि ग्रॉस, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा होता है भैया, आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, हमने क्या पढ़ा है कि ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है 30%, तो हम क्या मानते हैं कि वो ऑन कॉस्ट है, अगर कुछ लिखा ना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 30% ऑन कॉस्ट है, अगर कुछ नहीं लिखा, या लिख देता ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 30%, या लिख देता ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 30%। लेकिन अगर सिर्फ लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट 30% तो वो ऑन कॉस्ट होगा, और अगर लिख देगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% तो वो ऑन सेल्स होगा। इस बात को ध्यान से समझ लो। यहाँ पे दिया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब ये 30% ऑन क्या होगा, कॉस्ट या सेल्स?
बता दो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिखा है तो 30% ऑन सेल्स होएगा, ठीक है। तो जरा अब इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा जल्दी से देखना। आपको दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन सेल्स लिखा है, तो 30% और सेल्स कितनी दी हुई है, ये RFO 6 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो कितना आ गया, 1,80,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि COGS पता है क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब कि 6 लाख माइनस 1,80,000, दैट इज 4,20,000। मतलब 4,20,000 मेरा क्या आ गया, COGS आ गया। तो हमें निकालना क्या है, ये अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS हमें मिल गया, जो कि कितना है, 4,20,000 रुपए। अब एवरेज इन्वेंट्री के लिए मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग नहीं दी हुई। लेकिन अब आपको पता है परचेजेस दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, COGS हमने निकाल लिया है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। COGS क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं तो मैं लिख नहीं रहा फॉर्मूले का। COGS हमने निकाला है 4,20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें निकालनी है और नेट परचेजेस दी हुई है 3,90,000 रुपए। अब अगर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है तो वो कितनी आएगी, ये आएगी -30 प्लस 50, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। तो अगर अब मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना है तो ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 35,000 रुपीज, 35,000 रुपए। और यहाँ पे मैं 35,000 रुपए इसमें रख देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 7 पंजे 35, 7 6 42, 12 टाइम्स आंसर आ जाएगा, 12 टाइम्स। क्लियर है, समझ आया। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या समझा दूं, ये बताऊं फिर से या ये बताऊं। अगर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है 30%, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 30% ऑन कॉस्ट माना जाएगा। अगर लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30%, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन सेल्स माना जाएगा। इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा था, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 30% ऑन सेल्स माना जाएगा। तो 30% ऑफ सेल्स हमें दिया हुआ था 6 लाख, तो अपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया 1,80,000। और COGS क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स 6 लाख दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 निकाला, COGS 4,20,000 आ गया। COGS की मदद से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल दिया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जैसे ही हमारा आया तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री निकल गया, क्योंकि हमको ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी। तो COGS न्यूमरेटर में रख दिया, एवरेज इन्वेंट्री हमने यहाँ से निकाल लिया, और हमारा जो आंसर है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो 12 टाइम्स आ गई। क्लियर।